Fine. Today we shall see a very interesting topic, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इसमें एक बहुत ही पावरफुल लॉ आता है फैराडेस लॉ, दूसरा एक लॉ आता है लेंजेस लॉ। ठीक है ना। और ये फैराडेस लॉ अगर नहीं होता तो सोचो दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता, चार्ज होते लेकिन कोई एक दूसरा एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला फंडा नहीं होता तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं होता। और इलेक्ट्रिकल नहीं होता तो इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ से होता, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होता तो आईटी कहाँ से होता, नहीं इंजीनियरिंग कहाँ से होता, हम कहाँ होते, तुम कहाँ होते, नहीं हाँ हम किसी दुकान डाल के बैठे होते, आप कहीं घूम रहे होते, क्योंकि पढ़ाई नहीं होता, एंट्रांस नहीं है तो कौन पढ़ेगा। हमारे पास एंट्रांस है, बोर्ड है, इसलिए आप लोग पढ़ रहे हो। एनीवे, तो ये जो चैप्टर है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और इस चैप्टर में बहुत सारे फंडामेंटल चीजें हैं। दिस चैप्टर अपीयर्स टू बी ए डिफिकल्ट चैप्टर बट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड आर वेरी इजी। एंट्रांस में एवरेज की क्वेश्चंस आएंगे, तोड़ मोड़ के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, सिंपल क्वेश्चंस आएंगे। यू मस्ट बी एबल टू फॉलो एंड अंडरस्टैंड। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, प्यार से इसको लोग EMI कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चैप्टर स्टार्ट ही होता है विथ ए लॉ कॉल्ड फैराडेस लॉ। ठीक है, व्हाट इज द लॉ विल अंडरस्टैंड। और लॉ तो समथिंग है जिसको हम प्रूव नहीं कर सकते बट वेरीफाई कर सकते और सोच के बता सकते हैं कि हाँ ये सही है कि गलत है, नहीं हाँ। तो फैराडे को भी कुछ डाटा मिला होगा जिसको लेके वो कुछ लॉ बनाए। वो डाटा फैराडे निकालने से पहले भी था। लॉज आर डिस्कवर्ड, दे आर नॉट इन्वेंटेड, है कि नहीं। तो फैराडे को कुछ चीजें समझ में आया तो देख के एक लॉ बना लिया। हम भी उन चीजों को टटोलेंगे और समझेंगे कि फैराडे जो बनाया सही बनाया कि गलत बनाया, हम जस्टिफाई तो कर सकते है ना। तो लॉ स्टार्ट्स विथ फर्स्ट फैराडेस लॉ, पॉइंट नंबर 1। क्या कहता है ये लॉ? ये लॉ 3 पार्ट में, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, और कुछ बुक में 2 पार्ट में दिया, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। सेकंड और थर्ड को क्लब करके एक बना दिया। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। कोई स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी नहीं है, किसी को फर्स्ट लॉ कहेंगे। फैराडेस लॉ आर इन 3 पार्ट्स। पहला पार्ट है व्हेनेवर देयर इज ए चेंज इन फ्लक्स linking with a conductor, an EMF is induced in it, उसमें एक EMF बन जाता है। जब भी कोई कंडक्टर के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स बदलेगा उसमें EMF होगा। इसमें पहला स्टेटमेंट में 3 चीजें खटक रहा है। पहला हुआ कि वाई विथ ए कंडक्टर ओनली एंड वाई विथ चेंज इन फ्लक्स। और जो भी पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा इसको पोटेंशियल डिफरेंस क्यों नहीं बोलेंगे, EMF क्यों बोलेंगे। यू नो द डिफरेंस बिटवीन EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस। बोल देते पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, नहीं EMF बनता है। सो हाउ वी डिस्क्रिमिनेट ऑल दीज 3 वर्ड्स हियर, वी शैल सी। बीट बी में कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ EMF इंड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू rate of change in flux linkage। क्या कहता है? कहता है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ EMF होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स लिंकेज। अच्छा, मतलब जो EMF होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स लिंकिंग विद द कंडक्टर। ठीक है, लॉ कहता है, हम नहीं कहते। और यहां से भी पता चला कि EMF इज
समथिंग k टाइम्स d phi by dt, फिर k इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और ये k का वैल्यू है 1 किसमें, इन MKS सिस्टम। मतलब EMF का वैल्यू हो गया d phi by dt अगर MKS में करोगे। तो पहला अलर्ट वार्निंग यहाँ पे, इस चैप्टर में कुछ भी आप करोगे, कोई भी न्यूमेरिकल करोगे, सारे को पहले MKS में कन्वर्ट करो, तभी जाके k का वैल्यू 1 हो जाएगा और आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। दूसरा वार्निंग हुआ, काफी बुक्स में मैं नोटिस किया हूँ E का वैल्यू को -d phi by dt लिखते हैं। नो, इट इज ओनली d phi by dt। माइनस साइन इज इनकॉर्पोरेटेड, दैट इज करेक्ट, बट आफ्टर एडिंग लेंजेस लॉ। फैराडेस लॉ कहता है कि E इज इक्वल टू d phi by dt। When you incorporate Lenge's law, it becomes minus d phi by dt. अगर पूछेंगे भाई Faraday's law, what is EMF? It is d phi by dt because here you are talking about the magnitude of EMF. समझ में आ रहा है क्या? पोलैरिटी के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया जा रहा है क्योंकि EMF कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। पोटेंशियल डिफरेंस होता है, VA माइनस VB अगर पॉजिटिव हुआ तो VB माइनस VA नेगेटिव होता है। तो EMF है। सो डोंट फॉल इनटू द रॉन्ग नोशंस। तो क्या पता चला, magnitude of EMF is proportional to rate of change in flux linkage, that is k d phi by dt। k का वैल्यू 1 होता है इन MKS सिस्टम, मतलब EMF is d phi by dt। तीसरा पार्ट ऑफ द लॉ says the EMF remains in the conductor till there is a change in flux linkage। जब तक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कंडक्टर इज चेंजिंग, तब तक EMF होगा। जैसे चेंज होना बंद हो गया तो आप कहोगे EMF तुरंत ही गायब हो जाएगा, देयर विल बी नो EMF इन द कंडक्टर। ठीक है, तो इसको मैं 3 पार्ट में स्प्लिट करके फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ करके लिखा हूं, लेकिन ऐसे नहीं पूछा जाता है, एग्जाम में भी नहीं पूछेंगे कि व्हाट इज फैराडेस फर्स्ट लॉ, व्हाट इज सेकंड लॉ, दे विल से व्हाट इज फैराडेस लॉ। यू मेक इट 3 पार्ट्स और बी और सी को क्लब करके 2 पार्ट्स बनाओ, आपकी मर्जी है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन दैट। समझ में आया? जैसे न्यूटन लॉ में स्पेसिफिक था, व्हाट इज न्यूटन थर्ड लॉ पूछते थे, यहाँ पर कोई नहीं पूछेगा व्हाट इज फैराडेस थर्ड लॉ। समझ में आया? चलिए, ये जो चीजें हमें समझ में आया, थोड़ा इसको और थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं, फिर सोचते हैं कि क्या वो चीज था जिसके चलते फैराडे को लगा कि ये सब ऐसे होता है। उस चीज के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहला हुआ कि जब भी कोई कंडक्टर के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स बदलेगा, कंडक्टर के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स बदलेगा, मतलब सपोजिंग हम कहेंगे माय फिंगर्स आर रिप्रेजेंटिंग द लाइंस ऑफ फ्लक्स। सपोज और कोई कंडक्टर ऐसा पोजीशन में है, सपोज इस पोजीशन में है, इट इज इन दिस पोजीशन नाउ। You see this pen is a conductor which is in contact with this flux। अगर मैं यहाँ से यहाँ पर ले आया तो इसको छोड़ के यहाँ पर है, एक फ्लक्स बदल गया, यहाँ पर ले आया तो 2 फ्लक्स बदल गया। अगर मैं पूरा यहाँ से यहाँ पर मूव करवा दिया तो इट चेंजेस 4 फ्लक्सेस। पहले इसके साथ कांटेक्ट में था, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, चेंज इन फ्लक्स हो गया। अगर न्यूमेरिकली देखा जाए तो 4, वो सारा लाइन्स ऑफ फ्लक्स को बदल दिया। फ्लक्स चेंज का मतलब समझ में आ रहा है? अब जो चेंज इन फ्लक्स हो रहा है वो 2 रीजन से हो सकता है कि मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट है, कंडक्टर मूव कर रहा है, या फिर कंडक्टर कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है। डिपेंडिंग अपॉन द स्टेटस ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का स्टेटस क्या था, रेस्ट में था कि मूव कर रहा था, अकॉर्डिंगली जो EMF इंड्यूस होगा उसको नेमिंग करते हैं। अगर कंडक्टर स्टेशनरी है, मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है, तो आप कहोगे जो EMF इंड्यूस हुआ वो स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF है। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, कंडक्टर अपना जगह बदल रहा है, मूव कर रहा है, उसके चलते EMF हुआ, तो हम कहेंगे ये डायनामिकली इंड्यूस्ड EMF है। समझ में आया? अच्छा, तो फैराडेस लॉ को हम लोग पॉइंट नंबर 1 में देख चुके हैं। पॉइंट नंबर 2 में मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा तो कंडक्टर मूव करने से कैसे चेंज हो रहा है फ्लक्स? अरे अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, कंडक्टर मूव कर रहा है, जब कंडक्टर यहाँ पर था इसके साथ लिंक में आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे, इज इट नॉट चेंजिंग द फ्लक्स? कंडक्टर के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स, आप स्टेटमेंट भूल गए, फ्लक्स नहीं बदल रहा है, फ्लक्स नहीं बदल रहा है,
Whenever there is a change in flux linking with a conductor, कंडक्टर के साथ लिंक करता हुआ फ्लक्स बदल गया, पहले ये फ्लक्स कांटेक्ट में था, अभी ये फ्लक्स कांटेक्ट में, अभी ये फ्लक्स कांटेक्ट में, समझ में आया? हाँ, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में if field being stationary or field being constant, the conductor changes its position, then the EMF is called dynamically induced EMF. dynamically induced, कंडक्टर डायनामिक था। एग्जाम्पल क्या लेंगे? एग्जाम्पल इज, सिंपलेस्ट एग्जाम्पल इज द जनरेटर। आप जो जनरेटर देखते हो दुक दुक करता है, पार्टी उटी में लगाते हो डब्बा, वो जनरेटर नहीं है, लाल लाल कलर का रखते हैं ना, बड़ा बड़ा, इतना बड़ा बड़ा है ना, हंडा कंपनी का, गुड़ करता है। वो गुड़ जनरेटर गुड़ क्यों करेगा? नशा किया है क्या? नहीं, जनरेटर में नहीं, आप जो देख रहे हो इंजन है, वो इंजन में तेल डालते हैं, वो घुमाता है कोई चीज को, उसके सामने छोटा सा हिस्सा, मान लो इतना बड़ा जनरेटर है जिसको आप डब्बा कह रहे हो, उसका 10% मिलेगा आपको जनरेटर, छोटा सा हिस्सा जनरेटर होता है। उसमें होता क्या है कि हम कहेंगे कि सपोज यहाँ पर कोई एक सिलेंडर है, मैं एक एग्जैगरेटेड एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है, और मान लो कि इसके ऊपर मैं कोई एक वायर को क्या कर दिया हूँ, ऐसे कर दिया हूँ, ये वायर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, घूम के आया, ऐसे घूम के आया, मान लो कि वायर्स आर वुंड ऑन इट। इतना आसान नहीं है जैसे मैं दिखा रहा हूँ, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वाइंडिंग कॉल्ड लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग, ऐसे करके होता है, मतलब वायर ऐसा 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 करके जाता है या फिर गोल गोल रहता है। ये जो सिलेंडर है, अगर इसको मैं किसी एक शाफ्ट के ऊपर बैठा देता हूं, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा जान लो कि इसको किसी एक शाफ्ट के ऊपर बैठा दिया और यहां पर लगा दिया मैग्नेट, और ये जो वायर घूम रहा है उसका दोनों टर्मिनल निकल के बाहर आए हैं, इसको किसी रोटर के साथ लगा के अगर घुमाऊंगा तो ये सारा वायर ये मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहे कि नहीं घूम रहे? मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? ऊपर से नीचे, और ये सारा कंडक्टर इसके अंदर ऐसे 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 घूम रहे हैं। ओहो, कौन है भाई तुझे? हाँ, तो घूम रहे हैं, तो दे आर ऑल कटिंग द लाइंस ऑफ फ्लक्स। मान लो कि मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ऐसा है, फ्लक्स निकल के आ रहा है, ये वाला कंडक्टर ऐसे गया तो सारा फ्लक्स को कट करके आया, फिर नीचे एक बार कट किया, फिर ऊपर एक बार कट किया, सारा कंडक्टर के साथ वही होगा, दे विल कट ईएमएफ एंड सम ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड। क्यों हुआ? द कंडक्टर इज मूविंग इन ए स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट, कंडक्टर इज मूविंग, सो टाइप ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड विल बी कॉल्ड डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि ईएमएफ का नाम क्या पड़ेगा, वो डिपेंड करता है कंडक्टर के स्टेटस के ऊपर, इसको कहते हैं डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, तो हम जनरेटर के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे इन द बिगिनिंग ऑफ एसी, वी शैल सी हाउ ईएमएफ इज जनरेटेड एंड ऑल दैट। फिलहाल तो हम क्या देखें एग्जांपल में, जनरेटर। और दूसरा एग्जांपल आता है इसमें डायनामो। कभी देखे होगे, क्या मालूम, पुराना साइकिल में होता था, साइकिल जितने जोर से चलाओगे उतना ज्यादा जोर से लाइट ग्लो करता था, धीरे धीरे चलाओगे धीरे धीरे ग्लो करता था। हैव यू एवर सीन इट? नो। ये बहुत सिंपल सा चीज है, देखो अमेज़न में मिलेगा कि नहीं, मैं ट्राई किया नहीं हूँ, तुम ट्राई करके देखो, मिल जाएगा तो साइकिल में लगाओगे अपना। ऐसा एक बॉटल टाइप का होता है, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक रोटेटिंग ये छोटा सा कैप जैसे होता है, उस कैप के साथ लगा रहता है एक शाफ्ट, और ये शाफ्ट के ऊपर क्या होता है, ये जो सिलेंडर वाला अरेंजमेंट किए थे, समझ में? इसके ऊपर ऐसे वायर्स होते हैं, ऐसे 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 वायर्स हुए, और ये जो बोतल जैसा लगा है इसके अंदर यहाँ पर लगता है एक नॉर्थ पोल, यहाँ पर एक साउथ पोल चिपका के रखते हैं। अब क्या हुआ, जैसे आप साइकिल चलाओगे ये वाला हिस्सा, ये जो कैप जैसा हिस्सा, ये घूम सकता है, ये क्या करेगा, रिंग के साथ कांटेक्ट में आएगा। आपका साइकिल का चक्का घूम रहा है, जैसे इसको टच करवाओगे तो ये भी घूमने लगेगा। आर यू गेटिंग? तो जैसे आप साइकिल के चक्का के साथ ये कांटेक्ट में आएगा तो आप देखोगे साइकिल का चक्का, मान लो पहिया ये है साइकिल का, जब ये साइकिल का चक्का घूम रहा है ये इसको घुमाने लगेगा, क्योंकि कांटेक्ट में है ना। एक डिस्क अगर दूसरे के साथ कांटेक्ट में होगा, ये घूमेगा तो ऑब्वियसली ये भी घूमेगा।
तो ये भी घूमने लगेगा। घूमने लगेगा तो क्या हो गया, दिस इज नाउ रोटेटिंग दी हाँ कंडक्टर्स द कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो उसमें ईएमएफ डेवलप होगा। यहाँ से निकाल के ईएमएफ एक बल्ब में लगा दो तो देखोगे कि इसमें बल्ब ग्लो करने लगा है। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये एक बड़ा सा डिस्क है, थोड़ा सा आइडिया लगाओ। ये एक छोटा सा डिस्क है और ये जब दोनों घूमेंगे, इसका एंगुलर स्पीड ओमेगा 1 है, इसका एंगुलर स्पीड ओमेगा 2 है। क्या आप गेस करके बता सकते हो क्या ज्यादा होगा, ओमेगा 1 और ओमेगा 2? सोचो, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ रहे हैं, ऐसे ऐसे स्लाइड कर रहे हैं, ऐसे ऐसे स्लाइड कर रहे हैं, तो स्लाइडिंग पॉइंट पे ये छोटा वाले का जितना वेलोसिटी है बड़े वाले का उतना वेलोसिटी है कि नहीं? बिकॉज दे आर इन कांटेक्ट। बड़े वाले का एंगुलर वेलोसिटी हुआ v बाई बड़ा, छोटे वाले का v बाई छोटा। तो जिसका छोटा उसका ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी। तो साइकिल का चक्का जितना जोर से घूमेगा, ये जो छोटा सा ढक्कन इधर लगा ये काफी जोर से घूमेगा क्योंकि छोटा है। काफी जोर से घूमने से बहुत ज्यादा ईएमएफ होता है। अब धीरे धीरे साइकिल चलाओगे, धीरे धीरे घूमेगा, जोर से साइकिल चलाओगे, जोर से घूमेगा। एंड दैट विल बी यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ द लॉ। द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स लिंकेज। कोई चीज जल्दी जल्दी घूमेगा तो जल्दी जल्दी फ्लक्स कट करेगा, जल्दी जल्दी फ्लक्स करेगा तो ज्यादा ईएमएफ होगा, आपका साइकिल का लाइट जोर से ग्लो करेगा। धीरे धीरे चलाओगे, ब्रेक मार के रुक गए, साइकिल का लाइट बंद। समझ में आया क्या? तो खैर हम उसकी मैकेनिज्म के बारे में ज्यादा नहीं जानना चाहते। ये जो छोटा सा चीज में बताया इसको कहते हैं डायनामो। पुराने साइकिल से मिलता था। देखो, अगर पापा को डाउरी में साइकिल मिला होगा तो उसमें लगा होगा, पापा अगर बड़े होने के बाद शादी किए होंगे, गाड़ी मिला होगा तो उसमें तो डायनामो अंदर फिटेड है। और आप लोग भी गाड़ी में कहते हैं ना डायनामो खराब हो गया, स्टार्ट नहीं हो रहा, लाइट जल नहीं रहा है ना, ऐसे करके पूछना जाके तुम लोग अपना। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, if conductor being stationary, the field is changing, then EMF को क्या कहेंगे? Then EMF is called क्या नाम देंगे? कंडक्टर स्टैटिक है, स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF। इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर तो नाम तो सुने और हम लोग का कोर्स में भी हम लोग डिटेल्स में ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा हल्का सा बता देते हैं। ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है? ऐसा एक आयरन कोर होता है और यहाँ पर कोई एक कॉइल रहता है जो इसके ऊपर ऐसे ऐसे वुंड हुआ है, ठीक है ना, ऐसा ऐसा करके कॉइल रहता है और ये हो गया 2 टर्मिनल कॉइल का। सिमिलरली यहाँ पर भी एक कॉइल होता है, ठीक है ना, और यहाँ पर भी एक कॉइल होता है और ये मान लो घूम के ऐसा निकला। इसको क्या कहते हैं? प्राइमरी कॉइल। डोंट ड्रॉ द डायग्राम, मैं आपको ट्रांसफार्मर सेपरेट आर्टिकल में पढ़ाऊंगा। इसको कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। अब ये क्या है? इसको कहते हैं कोर, जो कि मेड अप ऑफ आयरन रहता है, फेराइट कोर रहता है ये, ठीक है। तो आप कहोगे सर ये सर जो नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल का है तो लोहे में लगेगा तो शॉर्ट हो जाएगा, सब कुछ शॉर्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है। क्या करते हैं, ये जो आपका कॉइल है ना, वायर है, वायर को वार्निश में डुबा के लाते हैं तो उसके ऊपर वार्निश का कोटिंग हो गया, इंसुलेटिंग कोटिंग हो गया। ये जो आयरन कोर है उसके ऊपर भी पेंट चढ़ा देते हैं तो ये भी कोटेड हो गया। तो ये सब एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड है। समझ में आ रहा है? अगर आप इसमें कोई एक करंट पास करते हो, किसमें? प्राइमरी कॉइल में, तो करंट इसके अंदर से जाएगा। जैसे करंट जाएगा तो इट विल बिहेव एज ए सोलेनॉइड। ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, फ्लक्स बनाएगा। कितना फ्लक्स आएगा? B into area, that flux will pass through the iron core and complete its path।
समझ में आया क्या? ये जो कोर्स है गया, ये अपना रास्ता कंप्लीट किया और कैसे किया? इट इज लिंकिंग विथ, जस्ट अ मिनट, इट इज लिंकिंग विद द सेकेंडरी कॉइल। सेम फ्लक्स जो यहां से निकल के जा रहा है वो इसके अंदर से जा रहा है। Everything is stationary. The primary coil is no way electrically connected to the secondary coil, but the flux produced by the primary coil follows the iron core, passes through the secondary coil. Suppose मैं यहाँ पर एक डायरेक्ट बैटरी लगा देता हूँ तो एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ करंट गया, फ्लक्स भी कांस्टेंट है, सब कुछ कांस्टेंट है, देयर इज नो चेंज इन फ्लक्स। इन केस ऑफ डीसी और इंस्टेड ऑफ डीसी अगर मैं एसी कनेक्ट कर दिया, एसी में जानते हो कि करंट का मैग्नीट्यूड बदलता रहता है, तो यहाँ पर करंट का मैग्नीट्यूड अगर बदलेगा, आप जानते हो कि जो B है जो म्यू एन आई बाई एल होता था, I अगर बदलेगा B बदलेगा, B बदलेगा तो जो फ्लक्स है वो B इंटू एरिया होता था, फ्लक्स भी बदलेगा। इसका मतलब इसके अंदर से जाता हुआ फ्लक्स बदलेगा। ये स्टेशनरी सेकेंडरी कंडक्टर है जिसके अंदर से जाता हुआ फ्लक्स बदल रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपको ये EMF यहाँ पर मिलेगा। So the EMF induced in the secondary coil of a transformer is statically induced EMF. बात समझ में आया क्या? Statically induced EMF का मतलब समझ में आया? Conductor is stationary, but the magnetic field associated with it is changing, so there is a statically induced EMF. ठीक है, ये हो गया बात किसका? ट्रांसफार्मर का। ठीक है, अब जो फाराडे बोले हम लोग सुन लिए। नाउ व्हाट वी अंडरस्टैंड, लेट अस वन बाय वन वी विल जज। अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट्स। पहला पॉइंट, फाराडे बोले कि किसी कंडक्टर के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स बदलेगा तो भी उसमें ईएमएफ होगा। नहीं, एसोसिएटेड फ्लक्स बदलेगा किसके साथ? कंडक्टर के साथ। कंडक्टर हम किसको कहते हैं? कंडक्टर में होता यूं है कि जो न्यूक्लियस है और उसके साथ चारों तरफ इर्द गिर्द घूमने वाले जो इलेक्ट्रॉन है, उनमें से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस होते हैं। समझ में आया? मतलब द बाइंडिंग फोर्स बिटवीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस इज वेरी वीक, so these are called free electrons। मतलब ये इर्द गिर्द घूम तो रहे हैं, थोड़ा सा भी अगर धक्का उनका लगेगा तो छोड़ के भाग जाएंगे, थोड़ा सा कोई लॉलीपॉप दिखाएगा वो घर छोड़ के भाग जाएंगे। ऐसे भी कुछ बच्चे घर में रहते कि नहीं रहते? घर में तो रहे क्योंकि कोई बुलाने नहीं आया। घर में क्यों बैठे हो? अरे यार कोई नहीं आया बुलाने, मतलब कोई भी थोड़ा सा बुलाने आ जाता तो घर छोड़ के वो भाग जाते। काफी लोग हैं घर में तो रहते हैं और घर के साथ इतने जोर से बंधे हुए होते हैं कि 5 दोस्त भी आके बुलाएंगे तो नहीं मेरे को पढ़ना है, मम्मी पापा गाली करेंगे करके रह जाते हैं कि नहीं? कुछ फ्री बच्चे भी होते हैं कि नहीं करते हैं घर में, थोड़ा सा कोई बुलाया भागे। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसमें? कंडक्टर में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, तो जब हम कोई कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते हैं तो ये कंडक्टर है, मान लो इसको मूव करवाया तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे वो भी सारे मूव कर गए। ये सारे अगर मूव कर गए तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर बैठे हुए मूव कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो उनके ऊपर तो फोर्स आएगा ही। फोर्स आएगा तो क्या होगा? those electrons will leave their parent atom and move, छोड़ के चले जाएंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया ये पॉजिटिव चार्ज बन गया, ये पॉजिटिव चार्ज भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है जैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, क्योंकि कंडक्टर में दोनों है। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स जिधर को आएगा, कंडक्टर पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स दूसरे डायरेक्शन में आएगा, सो दे विल बी accumulating at two opposite ends of the conductor and developing an EMF। अब उसको EMF क्यों कहते हैं आएंगे, पहले देख लीजिए कि कंडक्टर के साथ क्यों होता है, किसी दूसरी चीज के साथ क्यों नहीं होता है। If you go for an insulator, the electrons are so tightly bound to the nucleus कि आप इसको मूव करवाओगे, मैग्नेटिक फोर्स उतना भी तगड़ा नहीं हो सकता कि उनको निकाल के EMF बना दे। So it happens only with the conductors। समझ में आया? तो फारेडेस लॉ में कंडक्टर का जिक्र क्यों आया? बिकॉज कंडक्टर्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। When a small force, small external force
एटम। ठीक है, बात तो समझ में आया। When there is a change in flux associated with a conductor, an EMF will be induced। ठीक है, अब दूसरा टर्म को देखते हैं, चेंज इन फ्लक्स। ठीक है, दूसरा हुआ फ्लक्स क्या था। हमें मालूम है कि जो हमारा, देखो मैं जो नोट पॉइंट्स लिख रहा हूं इसलिए कि आपको छोटे मोटे 1 मार्क 2 मार्क वाला क्वेश्चन आएगा तो कर पाओगे। ये नहीं कि आएगा कि राइट व्हाट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम फैराडेस लॉ 10 पॉइंट्स। मैं आपको थ्योरी को पॉइंट वाइज देता हूं ताकि आप इसको यूज कर पाओगे। वी नो दैट B is d phi by ds और d phi flux passing through an area ds is equal to B ds का प्रोडक्ट। बट हमें मालूम है कि फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। नहीं, फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है, d इज ए वेक्टर, ds इज आल्सो ए वेक्टर, और हमें स्केलर क्वांटिटी चाहिए। यू हैव टू गो फॉर डॉट प्रोडक्ट b डॉट ds। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में होता था E डॉट ds इज इक्वल टू d phi b डॉट ds। अगर हम कहेंगे कि यहाँ पे b कुछ ऐसा है सपोज, और यहाँ पे कोई एक छोटा सा एरिया है ds, इसका डायरेक्शन कैसे होता है? नॉर्मल टू द प्लेन। द डायरेक्शन ऑफ एरिया इज ऑलवेज नॉर्मल टू द प्लेन, यू नो। और अगर इन दोनों के बीच में एंगल अगर थीटा हुआ, b डॉट ds क्या हो जाएगा? ds cos थीटा। So this is b ds cos theta. But what does this ds cos theta represent? ds cos theta मतलब आप कहोगे ds का cos थीटा कंपोनेंट मतलब ये वाला कंपोनेंट। समझ में आ रहा है क्या? ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा ds cos थीटा। देखो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आई कैन हेल्प यू अंडरस्टैंडिंग दिस वे। ये अगर हम कहेंगे कि कोई एरिया है, ये एंगल अगर थीटा है, ये अगर b के साथ थीटा एंगल कर रहा है तो ये b के साथ क्या एंगल कर रहा होगा? 90 माइनस थीटा। नहीं, b का ये वाला कंपोनेंट, एरिया का ये वाला कंपोनेंट विल बी क्या? b cos 90 माइनस थीटा और b sin थीटा। एरिया का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा b cos थीटा, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ 90 माइनस थीटा एंगल कर रहा है। क्या बात समझ में आ रहा है? अच्छा देखो, ये हर एंगल के साथ 90 माइनस थीटा एंगल कर रहा है। दोबारा ड्रॉ कर देता हूं। ये जो एरिया है उसका प्लेन हर एंगल के साथ 90 माइनस थीटा कर रहा है, मतलब ये एंगल 90 माइनस थीटा है ना। तो ये जो एरिया का ये हर एंगल कंपोनेंट कितना हो जाएगा? ds cos 90 माइनस थीटा और ds sin थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ds cos थीटा। समझ में आ रहा? वही मैं बता रहा हूं। ये जो ds cos थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज रिप्रेजेंटिंग एन एरिया परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं b ds n, क्योंकि हमें बात करना है रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स लिंकेज के बारे में। सो फर्स्ट वी मस्ट अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट फ्लक्स, देन चेंज इन फ्लक्स, देन रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स। ठीक है, बारी बारी से जाएंगे तो सारा चीज आपको समझ में आएगा। फर्स्ट पार्ट ऑफ द लॉ को समझने की कोशिश करें। इसमें dsn क्या है? वेयर dsn, दोबारा लिखूंगा अगले पेज में। सो d phi is b into dsn, where dsn क्या है? एरिया परपेंडिकुलर टू b को परपेंडिकुलर होके जो एरिया है उसको हम कहेंगे dsn। और bds cos थीटा जैसे आपको समझ में आ रहा है। कोई पूछेगा जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल कि सपोजिंग हम कहेंगे कि ये कोई एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और यहाँ पर उसका ओपनिंग ऐसा है, और दिया है कि इसके अंदर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है B, और ये जो एरिया है ये दिया है, एरिया दिया है A। क्या आप मुझे बता सकते हो कि अगर ये एरिया जो है ये कुछ ऐसा एंगल कर रहा है, जस्ट अ मिनट, ये एरिया कुछ यहाँ पर थीटा एंगल कर रहा है, तो व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू इट? d phi is equal to
B इंटू एरिया नॉर्मल टू मैग्नेटिक फील्ड। ये आपका जो मैग्नेटिक फील्ड आपको दिख रहा है यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आपको दिख रहा है, इस मैग्नेटिक फील्ड में ये एरिया ऐसे टेढ़ा है। एरिया का कंपोनेंट नॉर्मल टू मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? A cos थीटा। तो आप कहोगे डी फाई इज बी ए cos थीटा। इट ऑल डिपेंड्स हाउ इज द सिचुएशन। इट इज कमिंग आउट टू बी बी ए cos थीटा। क्या बात समझ में आ रहा है? सिंपल सा केस दे देंगे, पूछेंगे व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस शेप और थ्रू दिस ओपनिंग, आप कहोगे बी ए cos थीटा। cos थीटा होगा या sin थीटा होगा, ऑल डिपेंड्स कि कौन सा एंगल को थीटा दिया गया है। नहीं तो हमको देखना है b इंटू नॉर्मल एरिया। मैं बार बार यहाँ पर फ्लक्स की मैग्नीट्यूड पे इंपोर्टेंस दे रहा हूँ क्योंकि आगे आगे चल के मुझे चेंज इन फ्लक्स निकालना पड़ेगा, फिर वहां से रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा ना? जैसे न्यूटन लॉ में पढ़ते थे ना, व्हाट इज मोमेंटम, फिर चेंज इन मोमेंटम, फिर रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। जिनको मोमेंटम ही समझ में नहीं आएगा और या चेंज इन मोमेंटम समझ में नहीं आएगा, उनको फोर्स कैसे समझ में आएगा? है कि नहीं? हाँ, तो ये बात हो। तो ये छोटा सा एग्जांपल लिया हम लोग देखने के लिए, व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू ए लूप। अच्छा, दूसरा क्या? पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में हम लोग देखना चाहते हैं चेंज इन फ्लक्स। ये क्या होता है? चेंज इन फ्लक्स का मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है? सोचो कि यहाँ पे ढेर सारे लाइन्स ऑफ फ्लक्स है और वो इनवर्ड जा रहे हैं। जस्ट न्यूमेरिकली फिगर में काउंट करो तो देयर आर 10 लाइन्स ऑफ फ्लक्स, जैसे 1 2 3 4 करके काउंट करो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। 10 लाइन्स ऑफ फ्लक्स है, ये 15 हो गया। ऐसे करके ढेर सारे लाइन्स ऑफ फ्लक्स है और दे आर परपेंडिकुलरली इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। अब सपोज हम कहेंगे कि हमारे पास कोई एक कंडक्टर है जो कि कुछ इस शेप का है। ऐसा शेप का कोई कंडक्टर है जिसको मैं देखा कि वो यहाँ पे रखा हुआ था। द कंडक्टर वाज समवेयर हियर। नाउ मैं ये कंडक्टर को मूव करने वाला हूँ। जब ये कंडक्टर को मैं मूव करवाऊंगा यहाँ से, पहले आया ये 5 फ्लक्स के साथ कांटेक्ट में, फिर इनको छोड़ा, दूसरे 5 के साथ कांटेक्ट में आया, इनको छोड़ा, तीसरे 5 के साथ आया, चौथे 5 के साथ आया। ऐसे करके इट इज कमिंग इन कांटेक्ट विद सेवरल डिफरेंट लाइन्स ऑफ फ्लक्स। इट इज ऑन द वे, इट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग द लाइन्स ऑफ फ्लक्स। जब ये यहाँ से यहाँ पर गया, फिर यहाँ पर गया, मान लो पहले यहाँ था, जब वो यहाँ पर आया, कितना लाइन्स ऑफ फ्लक्स को चेंज कर चुका है? 5 5 10 लाइन्स ऑफ फ्लक्स को चेंज कर चुका है। समझ में आ रहा है? चेंज इन फ्लक्स का मतलब समझ में आ रहा है? So I am talking about a case dynamical इंडस्ट्री में, जबकि ये कंडक्टर अभी मूव कर रहा है। फिर इसके बाद स्टैटिकल इंडस्ट्री में भी हम लोग देखेंगे। तो बेहतर होगा कि हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर दें कि वी आर टॉकिंग अबाउट डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसके बारे में बात चल रहा है। हाँ, चेंज इन फ्लक्स क्या हो गया? चेंज इन फ्लक्स हो गया, यहां से यहां तक गया तो कितना लाइन्स ऑफ फ्लक्स को कट करके निकल गया। तो नाउ यू अंडरस्टैंड, चेंज इन फ्लक्स का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ लाइन्स ऑफ फ्लक्स कट बाय द कंडक्टर। क्या बात समझ में आया? ये कंडक्टर के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स बदल गया, यहां से यहां तक जाने में कितना बदल गया? जितना टू लाइन्स ऑफ फ्लक्स को कट करके निकल गया। 1 2 3 4 और ऐसे 5 है तो 20 लाइन्स ऑफ फ्लक्स को कट करके निकल गया। सो जब भी आपको चेंज इन फ्लक्स कहा जाएगा, यू मस्ट अंडरस्टैंड इट इज द लाइन्स ऑफ फ्लक्स कट बाय कंडक्टर। समझ में आया क्या? कोई डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ के केस में हमें चेंज इन फ्लक्स और रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स की जरूरत पड़ेगा। चेंज इन फ्लक्स क्या है? द लाइन्स ऑफ फ्लक्स कट बाय द कंडक्टर। ये कितना लाइन्स ऑफ फ्लक्स को कट कर चुका है, उसको हम कहेंगे द चेंज इन फ्लक्स विद द कंडक्टर। कितना फ्लक्स को कट कर चुका है? सोचो, ये जो कंडक्टर था पहले ये कुछ इस पोजीशन में था, वो यहां से यहां पर गया है, कितना फ्लक्स कट किया? कितना फ्लक्स कट किया? वो यहां से यहां पर गया, ये वाला एंड यहां से यहां पर गया। अब ये जो एरिया बन गया, इस एरिया के अंदर से जितने भी फ्लक्स जा रहे थे सारे को कट कर दिया। So change in flux is same as flux cut by the conductor. It is otherwise understood as the flux passing through the area swept by the conductor.
ये कितना एरिया को स्वीप करके गया है, ये एरिया। तो व्हाट इज द फ्लक्स कट, यू विल से B into एरिया स्वीप्ड बाय द कंडक्टर। समझ में आ रहा है? सो इट इज इक्वल टू B into, सॉरी, इट इज इक्वल टू, अरे भैया, इट इज इक्वल टू B into AN, फिर AN क्या है, नॉर्मल एरिया स्वीप्ड बाय कंडक्टर। सो फ्लक्स चेंज निकालने का तरीका क्या हुआ, या तो आप न्यूमेरिकली देखो कितना फ्लक्स कट किया, या फिर कैलकुलेट करो व्हाट इज द एरिया स्वीप्ड नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड। नॉर्मल एरिया स्वीप्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्मल एरिया मतलब एरिया नॉर्मल टू B। ये हम लोग समझ चुके जब हम फ्लक्स की बात कर रहे थे, B इंटू DSN कर रहे थे। सोचो ये कंडक्टर मान लो पहले वो कुछ इस पोजीशन में था, अब इस पोजीशन से इधर जाने की बजाय वो ऐसे जाने लगा, तो जो फ्लक्स उसके साथ कांटेक्ट में थे अब भी तो कांटेक्ट में है कि नहीं, अब भी वो कांटेक्ट में है, लेकिन चेंज ऑफ फ्लक्स तो नहीं हुआ। तो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो ये मूव होगा, कोई जरूरी नहीं है। अगर वो फ्लक्स को कट कर रहा है तभी होगा। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, ये अगर कंडक्टर ऐसे मूव करेगा तो कोई ईएमएफ नहीं हो रहा है, ऐसे मूव करेगा तो ईएमएफ हो रहा है। समझ में आ रहा है? सो यू मस्ट बी क्लियर अबाउट कि जो आपका चेंज इन फ्लक्स है इट इज B इंटू एरिया नॉर्मल टू दी मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, ये जो कंडक्टर अगर ऐसे मूव करेगा, सपोज ऐसे मूव करेगा पैरेलल टू द लाइंस ऑफ फ्लक्स, ऐसे अगर मूव करेगा तो यहाँ पर ऐसा एक एरिया बनाएगा। क्या ये एरिया ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल नहीं है? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, एरिया इज पैरेलल टू दैट। देखो एरिया बन गया ऐसे, जैसे मेरे पाम में अभी, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है। व्हाट इज द एरिया नॉर्मल टू द फील्ड? जीरो, क्योंकि cos 90 जीरो है। सो नो फ्लक्स इज कट, ऐसे भी समझ सकते हो। अच्छा, हमें चेंज इन फ्लक्स समझ में आया। थोड़ा सा यहाँ पे हम देखना चाहेंगे इस केस में कितना समझ में आया, क्योंकि हमारे सारे न्यूमेरिकल्स तो ऐसे ही बनेंगे। सपोज हम कहेंगे ये कोई एक कंडक्टर है और ये कंडक्टर का लेंथ L है, और यहाँ पे कोई एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। कैसा फील्ड है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और कंडक्टर सपोज v वेलोसिटी में मूव किया, है ना, v वेलोसिटी में मूव करेगा तो ये फ्लक्स कट करेगा। तो इस केस में आप कहेंगे फ्लक्स और चेंज इन फ्लक्स विद द कंडक्टर, चेंज इन फ्लक्स विद द कंडक्टर। ये है कंडक्टर, बड़े कंफ्यूज हो रहे हो आप, ये है कंडक्टर। चेंज इन फ्लक्स विथ कंडक्टर in t seconds is equal to B into normal area। B तो B है, और जब ये t सेकंड में कितना दूर जाएगा भैया, ये t सेकंड में ये कंडक्टर यहाँ से निकल के यहाँ पर आ गया है, कितना दूर गया होगा? It must have gone a distance V into t। तो what is the area swept by this conductor in t seconds? Area swept by this conductor means ये एरिया, ये वाला एरिया, ये एरिया कितना है? कंडक्टर का लेंथ L है, ये VT है, तो आप कहोगे इट इज LVT। So what is the change in flux associated with the conductor moving with a velocity v, length L in a transverse magnetic field from here to here? You say BLVT। समझ में आ रहा? Yes। जैसे जैसे आ गया फिर रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स निकालना तो बहुत आसान है, d5/dt से निकालना आता है। पहले t सेकंड में कितना चेंज इन फ्लक्स हो रहा है जानने की हमारे पास औकात होना जरूरी है। तो हमें समझ में आ गया दिस इज अ चेंज इन फ्लक्स। ठीक है, थोड़ा और घुमा के पूछते हैं आपको। सपोजिंग हम कहेंगे यहां पर दो रेल रखें, हियर इज ए रेल ऐसा, एंड हियर इज अनदर रेल ऐसा, और हुआ यूं है कि यहां पर कोई कंडक्टिंग वायर है ऐसा शेप का, और यहां पर कोई एक कंडक्टिंग वायर है कुछ ऐसा शेप का, और यहां पर कोई एक कंडक्टिंग वायर है कुछ ऐसा शेप का।
ध्यान से देखो। और ये जो दो रेल है उनके बीच में डिस्टेंस कुछ L दिया हुआ है। ये सेमी सर्कुलर है, ये टेढ़ा है, सीधा है, ठीक है। नाउ ईच ऑफ दीज कंडक्टर्स आर मूविंग विथ वेलोसिटी v। ये भी चल रहा है v वेलोसिटी में अलोंग द ट्रैक, ये भी चल रहा है v वेलोसिटी में अलोंग द ट्रैक। हमें पता करना है व्हाट इज द फ्लक्स कट बाय ईच ऑफ दीज कंडक्टर्स इन t सेकंड्स। ये कितना कट करेगा अभी तो देख लिया हम लोग, BLVT। नहीं, हम कहेंगे व्हाट इज द इन t सेकंड्स नॉर्मल एरिया स्विफ्ट। ये कितना एरिया जाएगा t सेकंड में? कुछ ये यहां से यहां तक जाएगा, और जब ये यहां से यहां तक जाएगा तो आपको इतना दूर आ जाएगा, इतना दूर आ जाएगा तो आपको डिस्टेंस कितना हो जाएगा VT। तो नॉर्मल एरिया क्या हो गया LVT। चेंज इन फ्लक्स कितना हो गया B इंटू नॉर्मल एरिया BLVT, जो थोड़ी देर पहले हम लोग कर चुके हैं। क्लियर? अभी ये जो दूसरा वाला है, ये दूसरे वाले के बारे में सोचो। ये dt सेकंड, ये t सेकंड में कितना दूर गया होगा इन t सेकेंड्स। ये कंडक्टर भी कुछ यहां से निकल के कुछ ये यहां पर आ गया होगा, t सेकंड में कितना दूर गया होगा? ये भी तो गया होगा t डिस्टेंस, सॉरी vt डिस्टेंस। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ये कितना दूर मूव किया होगा vt। देन हमें कौन सा एरिया की जरूरत है? जैसे पहला केस में हमें चाहिए था ये वाला एरिया का, पहला केस में ये वाला एरिया था, दूसरे केस में ये वाला एरिया चाहिए। ये एरिया कितना होगा? ये एरिया था LVT, ये एरिया कितना होगा नॉर्मल एरिया? थोड़ा दिमाग पर जोर लगाओगे तो आप सोच पाओगे और समझ पाओगे। दिमाग पर जोर लगाओ, समझ में आ जाएगा। यहां पर देखो, मैं अगर यहां से कोई एक ऐसा लाइन ड्रॉ करता हूं और यहां पर एक ट्रायंगुलर पीस को काट के निकालता हूं, ये वाला पीस को काट के निकालता हूं, निकाल के यहीं पे फिट कर देता हूं, तो क्या ये रेक्टेंगल जैसे नहीं हो जाएगा? एरिया भी तो वही रहेगा। ये टुकड़े को काट के इधर फिट कर दिया, है ना? मतलब इस केस में भी तो एरिया वही है LVDT और LVT। मतलब डेल्टा फाई चेंज इन फ्लक्स कितना होगा BLVT। समझ में आ रहा है क्या? तीसरे केस में जब ये t सेकंड में मूव करने लगा, t सेकंड में ये कितना दूर गया होगा? हम जानना चाहते हैं कि कितना दूर गया होगा। ठीक है, ये t सेकंड में कुछ यहां से यहां पर गया होगा। सोचो कितना दूर गया है डिस्टेंस VT। और हमें कौन सा एरिया चाहिए? हमें चाहिए एरिया स्विफ्ट बाय द कंडक्टर नॉर्मल टू मैग्नेटिक फील्ड। सपोज हम कहेंगे ये सारा जोन में मैग्नेटिक फील्ड दिया गया, सॉरी मैं तो वही देना गलत कर लिया, दिया नहीं। मैग्नेटिक फील्ड इज B, मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्मली इनवर्ड। हाँ, अगर ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है तो हमें अब चाहिए एरिया, और वो भी ये वाला। ठीक है, एक काम करते हैं, इसमें जो एरिया है आपका ये वाला एरिया, इसको यहां से काट के लाके सामने अगर फिट कर देंगे तो क्या ये वही रेक्टेंगल नहीं बन जाएगा? ये वाला एरिया को काट के इधर लाके फिट बैठा दो, वही रेक्टेंगल बन गया ना। इसका मतलब तीनों केस में बराबर एरिया स्वीप हुआ है, इरेस्पेक्टिव ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द वायर। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज इसमें से निकल के आएगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि तीनों केस में आपको इन t सेकेंड्स यहां पर भी n मिलेगा LVT और डेल्टा फाई मिलेगा BLVT। वो पूछेंगे इन व्हिच केस चेंज इन फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कंडक्टर इज मोर। ओके, सेम इन ऑल द थ्री केसेस। अब मैं सेमी सर्कुलर बनाया, सेमी सर्कुलर की जगह अगर मैं इसको कुछ टेढ़ा मेढ़ा बना देता तब भी क्या फर्क पड़ता? बात तो वही था, तरीका वही होता है कि नहीं? तो हम कहेंगे कि इन ईच केस चेंज इन फ्लक्स इज BLVT। क्या ये बात समझ में आया? Yes, समझ में आया तो दूसरा एग्जांपल बताओ। सपोजिंग हम कहेंगे यहाँ पे कोई एक कंडक्टर है जिसका लेंथ L है और ये घूम रहा है और यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है B। तो जब तक ये एक बार घूम लेगा इन वन रिवोल्यूशन, व्हाट इज द चेंज इन फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कंडक्टर? ये कंडक्टर का लेंथ है L, ये कंडक्टर का लेंथ है L और ये घूम रहा है। अरे भाई कौन है ये? अच्छा ठीक है,
ये कंडक्टर का लेंथ है L और ये घूम रहा है। तो अगर ये कंडक्टर घूम लेगा और ऐसा कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब हर जगह लाइंस ऑफ फ्लक्स आर गोइंग इन, चेंज इन फ्लक्स विथ कंडक्टर इन वन रिवोल्यूशन कितना हो जाएगा? एक बार घूम के आएगा तो ये सर्किल के अंदर जितना फ्लक्स है सारे को कट कर देगा। नहीं, सर्किल के अंदर से कितना फ्लक्स है? B इंटू एरिया ऑफ द सर्किल। अगर इसका लेंथ L है तो आप कहोगे पाई L स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. अच्छा, ये कंडक्टर अगर ऐसा शेप का नहीं होता, ये मान लो कि ये कंडक्टर कुछ शेप ऐसा होता और ये डिस्टेंस होता है L, अब ये घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या होगा? तब भी तो उतना ही एरिया होगा। एक बार घूम के आएगा तो कितना फ्लक्स कट करेगा? मान लो कि यहाँ पर डॉट पड़ा हुआ है, ऐसा एक वायर को एक बार घुमाओगे तो पूरा को क्लीन कर लेगा। सिमिलरली ये कितना लाइंस ऑफ फ्लक्स कट करेगा? जितना लाइंस ऑफ फ्लक्स ये कट कर रहा था। समझ में आ रहा है? सो शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, क्योंकि काफी कम बच्चे आए। मैं सोचा कि जो बच्चे अभी पूजा के बीच में पढ़ने आए तो अच्छे बच्चे होंगे, तो थोड़ा सा मैं डिटेल्स में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बाकी बच्चों को इतना डिटेल्स में नहीं चाहिए होता है, तो कैसे कैसे पास करेंगे उसके चक्कर में रहते हैं, है ना। तो ये बात है। तो आपको समझ में आया कि चेंज इन फ्लक्स कैसे निकालते हैं। चेंज इन फ्लक्स निकालने के बाद हम कहेंगे व्हाट इज रेट ऑफ चेंज, व्हाट इज ईएमएफ। पहला टर्म में क्या था? पहला पार्ट लॉ में कंडक्टर था, चेंज इन फ्लक्स एंड ईएमएफ। अब ईएमएफ क्यों होता है? व्हाई यू डोंट कॉल इट ए पोटेंशियल डिफरेंस? हाँ, तो ये नोट पॉइंट नंबर क्या था? नोट पॉइंट नंबर 3 था। चेंज इन फ्लक्स हम लोग समझ गए। नोट पॉइंट नंबर 4, नोट पॉइंट नंबर 4 में देखेंगे कि जब कोई कंडक्टर को मूव करवाते हैं किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में, ये है कोई कंडक्टिंग बार, इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाएंगे तो इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, एक ईएमएफ होगा। क्यों होगा? फैराडे बोल दिया इसलिए नहीं होगा, होता था इसलिए फैराडे बोले, है कि नहीं? उल्टा है, फैराडे डिस्कवर्ड द थिंग्स। चलिए हम कहेंगे कि कंडक्टर को, ये कोई लूप नहीं है, ये कोई सिंगल कंडक्टिंग बार है। ऐसा ये कंडक्टिंग बार को मैं क्या कर रहा हूँ? खींच के मूव करवाने की कोशिश करता हूँ। तो इसके अंदर जो नेगेटिव चार्जेस है, फ्री इलेक्ट्रॉन से, उनके ऊपर फोर्स आएगा। क्या आपको याद है व्हाट वाज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड? राइट हैंड palm, if your fingers indicate the direction of magnetic field, thumb indicates the direction of velocity of positive charge, then the force is perpendicularly coming out from the palm, pushing force. नहीं, जब मैं इसको ऐसे खींचने लगा तो ये इलेक्ट्रॉन, ये भी इसके अंदर बैठा हुआ इधर जाने लगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो फोर्स ऊपर की तरफ होता, लेकिन है ये नेगेटिव चार्ज। These electrons will now come and accumulate at one end. समझ में आ क्या? Electrons will be appearing here. ये इलेक्ट्रॉन जिस एटम को छोड़ के चला गया उसका घर सुना सुना हो गया, वो पॉजिटिव चार्ज बन गया, है कि नहीं? और that positive charge will experience a force in the direction opposite to this. तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज बनेंगे, ये इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ आ रहा था, इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ आएगा। तो क्या हो गया? यहाँ पे आपको पॉजिटिव चार्जेस मिलने लगेंगे, हो गया ना? तो यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट वी कॉल दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज ईएमएफ। वी डोंट कॉल इट ए पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाई? अभी यहाँ पर जो चार्जेस है उनको ये पुश कर रहा है तो मूव कर रहे हैं। अब अगर मैं इन दोनों को बाहर से किसी एक रेजिस्टेंस की वायर से कनेक्ट कर देता हूं, ये इलेक्ट्रॉन इधर से आ तो सकते हैं लेकिन रेजिस्टेंस से नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स है उसके चलते और इलेक्ट्रॉन को ये पुश कर रहा है। नहीं, इलेक्ट्रॉन को ये पुश कर रहा है, तो सोचो क्या होगा? यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन का जमा पड़ा है। जैसे सोच लो ऐसे कि यहाँ पर कोई एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, मैं किसी एक दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल को इसके सामने रखूंगा, फिर मैं क्या करता हूं, ये जो मैग्नेट है इसको धीरे धीरे इसके पास लूंगा, तो होगा क्या? दिस विल बी पुश्ड अवे।
the other one will be pushed away. जैसे मैग्नेटिक फोर्स दूसरे इलेक्ट्रॉन को भेजने लगेगा, ये उनको रोकने की कोशिश करेंगे क्योंकि खुद नेगेटिव है ना, तो उसके चक्कर में ये खुद यहाँ से निकल के आ जाएंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स पुश कर रहा है, इसको जबरदस्ती पुश कर रहा है, तो ये निकल के आएंगे इधर से, इलेक्ट्रॉन्स विल गो एंड दे विल गेट देयर पॉजिटिव चार्जेस हियर एंड दे विल बी अब्सॉर्ब्ड देयर। समझ में आया क्या? तो कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जाने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन्स नीचे से ऊपर गए मतलब करंट ऊपर से नीचे की तरफ आने लगेगा। सो दिस इज कैपेबल ऑफ ड्राइविंग ए करंट, सो यू कॉल इट ए ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। द मैग्नेटिक फोर्स मोटिवेट्स द इलेक्ट्रॉन टू पास थ्रू दिस हाई रेजिस्टेंस एंड कंप्लीट द सर्किट एज ए करंट, तो करंट फ्लो करने लगता है, इसलिए इसको ईएमएफ कहते हैं। बात समझ में आया क्यों ईएमएफ कहते हैं? अच्छा, तो ये बात है, ठीक है। अब हमें ये भी समझ में आ गया कि इसमें एक ईएमएफ बनता है तो पोलैरिटी क्या है। जैसे अभी हम देखें कि ये कोई एक कंडक्टिंग बार है, ये कंडक्टिंग बार कोई एक मैग्नेटिक फील्ड में ये ऐसे ऐसे जा रहा है, दिस कंडक्टिंग बार वाज पुल्ड इन दिस डायरेक्शन, यू फाइंड द नेगेटिव चार्जेस कम हियर and the positive charges come here, यहाँ पर positive charges मंडराने लगे। As a whole, this conductor is behaving as a battery and it has developed some EMF. अगर उस बैटरी को हम रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, कहेंगे ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये उसका नेगेटिव टर्मिनल है, इट बिहेव्स एज ए बैटरी। तो जो ईएमएफ होगा उसका पोलैरिटी क्या होगा, वो डिपेंड करता है कि हाउ द कंडक्टर इज मूविंग इन दिस मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये कंडक्टर इधर मूव करने की बजाय इधर को मूव करता तो इलेक्ट्रॉन इधर भागते, पॉजिटिव चार्ज नीचे आ जाते, पोलैरिटी उल्टा हो जाता। अगर कंडक्टर इधर भाग रहा है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उल्टा कर देते तब भी पोलैरिटी बदल जाता। समझ में आ रहा है? सो जो ईएमएफ हो रहा है वो क्यों हो रहा है? बेसिकली इट इज बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन द फ्री चार्जेस इनसाइड द कंडक्टर। इसलिए कंडक्टर लिया गया था ताकि उसके अंदर फ्री चार्जेस मिलेंगे। समझ में आया? तो वही चीज को हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यस, बोलो। मेरा डाउट था कि वो जहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ उधर हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं बना सकते? हाँ, बना सकते हैं, क्यों नहीं? पता है कि नेगेटिव चार्ज इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता है। हाँ, बोलो, आगे बोलो। और लेकिन जो मैग्नेटिक फोर्स है वो उसके ऊपर नीचे की तरफ लग रहा है। अब सोचो, यहाँ पर जो इधर ये इधर उधर सेपरेट होने के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये हुआ पॉजिटिव एंड, ये हुआ नेगेटिव एंड। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। आपका इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उल्टा डायरेक्शन में फोर्स पाएंगे, वो तो ऑब्वियस है, इधर पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स पाएंगे, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स ढकेल रहा है उसको। अगर मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स बैलेंस हो जाएंगे तो प्रोसेस टफ हो जाएगा। जब तक मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा है वो भेजते रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो हुआ क्या? पहले हुआ मोशन ऑफ दिस कंडक्टर, बिकॉज ऑफ द मोशन देयर वाज मैग्नेटिक फोर्स, बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स देयर वाज स्प्लिटिंग ऑफ चार्जेस, एक्युमुलेशन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस। बिकॉज ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड बना है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि पहले मैग्नेटिक फील्ड ही है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को बनवाने में मदद किया है। समझ में आ रहा है क्या? तो इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे को ऑपोजिट फॉर्म में रहेंगे। आपको फिर आगे चल के कि सर कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता नहीं है, हुआ कैसे? दैट वाज द केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। व्हेन द चार्जेस आर स्टेशनरी, वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। व्हेन द चार्जेस मूव, करंट क्यों फ्लो करता है किसी एक वायर के अंदर? ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, है कि नहीं? हाँ, तो खैर आप जो पूछ रहे हो उसको और भी क्लैरिटी के साथ हम समझाएंगे। थोड़ा सब्र करिए, समय आएगा और बताया जाएगा। तो पहले हुआ क्या? When the conductor moves, the free charges inside it, the free charges inside it also move, and thus experience a force.
because of this magnetic force, a positive and negative charges get accumulated at opposite ends of conductor and thereby develop an EMF. समझ में आया? हाँ, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चार्जेस को पुश कर रहा है, तो इसीलिए वो ईएमएफ जैसे बिहेव करता है। सोचो कि किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी एक कंडक्टर पे रख देंगे तो क्या इसमें भी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है? हाँ होता है, बट दीज चार्जेस कैन नॉट मोटिवेट द इलेक्ट्रॉन्स टू मूव। अगर हम ये दोनों एंड को किसी एक रेजिस्टेंस वायर से जोड़ देंगे, क्या करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ये खींच के रख रहा है, छोड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है, खींच के रख रहा है। पुल करना और पुश करना अलग अलग चीज है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको पुल करने की बजाय कोई दूसरा फोर्स अगर इसको पुश करता तो शायद ये इधर से निकल के आ जाता। Are you getting the difference between inspiration and motivation? When you are motivated, that becomes the trajectory force, it pushes you. When you are inspired, it is only external, वो खींच के इधर लेगा और छोड़ देगा। मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पुश कर रहा है तो ये करंट फ्लो कर रहा है, ये पुल कर रहा है तो पकड़ कर रख रहा है, छोड़ नहीं रहा। क्या समझ में आ रहा है? व्हाट इज कॉल्ड एन ईएमएफ एंड हाउ यू गेट द पोलैरिटी? अगर आपको ये चीज समझ में आया तो क्या बता सकते हो कि ये केस में मैं आपको कुछ केसेस दे रहा हूं। यहाँ पर कोई कंडक्टर है, सॉरी लेट अस गो टू द नेक्स्ट पेज। सपोज यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड में ये कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर नीचे आ रहा है v वेलोसिटी में। बताओ, इसको मैं इक्विवेलेंटली एक बैटरी जैसे रिप्रेजेंट करना चाहूंगा। कौन सा एंड को पॉजिटिव टर्मिनल कहूंगा, कौन सा एंड को नेगेटिव टर्मिनल कहूंगा? सोचो इसके अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज है, हो जाएगा कहाँ? ये B है अंदर की तरफ, अगर इसके अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज है वो भी कंडक्टर के साथ नीचे आएगा। The positive charge will experience a force towards right. So you will see here will be the positive charge, here will be the negative charge, and this will be behaving as a battery with EMF polarity like this. बात समझ में आया? कोई भी केस में जो EMF बनेगा उसका पोलैरिटी आपको समझ में आना जरूरी है। समझ में आया? EMF कितना होगा? वो तो रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स लिंकेज है, हम लोग अभी तक सेकेंड पार्ट ऑफ द लॉ में नहीं गए। EMF पे पोलैरिटी की बात करें। सपोज हम कहेंगे यहाँ पर कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि नॉर्मली आउटवर्ड है, ये इनवर्ड था। नाउ हियर इज ए पीस ऑफ कंडक्टर एंड दिस कंडक्टर इज मूविंग लाइक दिस। थिंक एंड टेल मी, इफ आई वांट टू रिप्रेजेंट दिस कंडक्टर एज ए बैटरी, कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा? ऊपर वाला पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नीचे वाला पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? सोचना क्या? सोचो इसके अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा? थिंक ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज इनसाइड। बी कैसा है? बाहर की तरफ। बी बाहर की तरफ है, वेलोसिटी इज लाइक दिस, फोर्स विल बी लाइक दिस, है कि नहीं? तो आप कहोगे दिस विल बी बिहेविंग एज ए बैटरी विथ पोलैरिटी लाइक दिस। बाद में आपको ये मदद करेगा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट जानने में। समझ में आ रहा है क्या? अगर इतना बढ़िया समझ में आ रहा है, नाउ हेल्प मी इन दिस केस। यहां पर दो रेल लगे हैं, these are two conducting rails, और ये रेल में एक एंड में रेजिस्टेंस लगा है और हियर इज ए वायर, ये कंडक्टिंग वायर है। ये वायर यहाँ पे v वेलोसिटी में मूव करने लगा तो क्या होगा? इसमें एक EMF होगा।
ये वायर में ईएमएफ होगा कि नहीं होगा? पक्का होगा। उसके चलते इसमें करंट होगा। बताना है कि द करंट इन दिस लूप विल बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सोचो और बताओ, ये जो लूप में अभी करंट फ्लो करने वाला है वो क्लॉकवाइज करंट होगा कि एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा? वो तो ईएमएफ डिसाइड करेगा। इसके अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज है, वो किधर भागेगा? बी अंदर की तरफ, पॉजिटिव चार्ज इधर भाग रहा है तो फोर्स इसके ऊपर ऐसे आएगा। दैट मींस दिस एंड विल बी हैव एज पॉजिटिव चार्ज, दिस एंड एज नेगेटिव चार्ज। इट इज एज गुड एज ए बैटरी लाइक दिस। नहीं, अगर ये कंडक्टर को हम ऐसा एक बैटरी मान लेंगे तो करंट कैसे सर्कुलेट करेगा? ऐसे सर्कुलेट करेगा। द करंट विल बी क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज इन सेंस। क्या बात समझ में आया? पूछने के लिए कुछ भी पूछ सकते हैं। करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। बाद में हम लोग लेंजेस लॉ यूज करेंगे और देखेंगे करंट कैसे पता करते हैं टिपिकल कॉम्प्लिकेटेड केसेस में। यहाँ पर फ्रॉम द नॉलेज ऑफ द पोलैरिटी ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड यू कैन प्रेडिक्ट व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द लूप। क्या बातें समझ में आ रहा है? अब कोई भी कंडक्टर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो आप उसका ईएमएफ बता सकते हो, नहीं? चलिए मैं अभी आपको एक दूसरा केस देता हूं। यहां पे कोई एक कंडक्टर है जो दिखने में कुछ ऐसा शेप का है, बड़ा अजीब गरीब शेप का है, ऐसा शेप का। हियर इज ए पीस ऑफ कंडक्टर ऑफ दिस शेप। और पता चला कि ऐसा एक मैग्नेटिक फील्ड में ये कंडक्टर इधर को मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है। इसमें भी कुछ ईएमएफ होगा। जो दो टर्मिनल में ईएमएफ होगा उसमें अगर कोई रेजिस्टेंस लगाएंगे तो करंट फ्लो करेगा। नाउ आउट ऑफ ए बी सी एंड डी कौन से दोनों टर्मिनल में आपको ईएमएफ मिलने वाला है? एबी में, एडी में, बीडी में सबसे ज्यादा ईएमएफ। मैक्सिमम ईएमएफ इज इंड्यूस्ड अक्रॉस व्हिच टू टर्मिनल्स? क्या क्वेश्चन दिया है? इन फिगर शोन maximum EMF is induced, maximum EMF is induced across which two terminals? कौन सा दोनों में? एडी में, बीडी में, बीसी में, एसी में, सीडी में, एबी में, किस में आपको मैक्सिमम ईएमएफ मिलेगा? एबी। चलिए देखते हैं बीसी में, सीडी में क्यों नहीं मिलेगा। ठीक है, अब हम कोई पॉजिटिव चार्ज लेंगे और देखेंगे किधर जा रहा है। अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, पॉजिटिव चार्ज नीचे जा रहा है तो फोर्स इधर को आएगा एंड यू क्लियरली सी हियर विल बी पॉजिटिव चार्ज, हियर विल बी नेगेटिव चार्ज। व्हाट अबाउट दिस टू पॉइंट्स? अगर ये दोनों पॉइंट में कोई रेजिस्टेंस लगाएंगे तो करंट फ्लो करेगा क्या? नहीं करेगा। अब क्यों नहीं फ्लो करेगा? क्योंकि दोनों पॉइंट में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस। व्हाई? अगेन गो बैक टू द कांसेप्ट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द मूविंग चार्ज। Whenever a charge particle moves in a magnetic field, ये experiences a force B Q V sin theta। कौन से डायरेक्शन में? परपेंडिकुलर टू V एंड B। नहीं? तो अगर कंडक्टर जो मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, उसके पास कोई लेंथ है ताकि इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्जेस सेपरेट हो पाएंगे, तभी ना सेपरेट होंगे। अगर जगह ही नहीं है, क्योंकि फोर्स आ रहा होगा इधर को, मान लो कंडक्टर ऐसा है, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स ऊपर का आ रहा है, नेगेटिव चार्ज के ऊपर नीचे का आ रहा है, कहाँ जाएंगे दोनों? थीन वायर है, वो वहीं लटके रहेंगे। So if the conductor possesses a length perpendicular to V and B, that length is to be taken into account। यहाँ पर V कैसा है भाई? नीचे की तरफ। B कैसा है? अंदर की तरफ। V ऐसा है, B अंदर की तरफ है, बाकी रह गया ये वाला लेंथ। So this length is the effective length to be taken into account। समझ में आ रहा है? इस नजरिए से सोचो, अगर हम ये डंडा कुछ ऐसा शेप का होता, कैसा बताओ? ऐसा शेप का होता, और ये मैग्नेटिक फील्ड में ये v वेलोसिटी में जा रहा है, तो क्या इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता? नहीं, क्योंकि इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है उनके ऊपर इधर को फोर्स आता, नेगेटिव चार्ज के ऊपर इधर को फोर्स आता। इफ इट इज ए थिन वायर, वो कहाँ जाएंगे? वहीं पड़े रहेंगे।
और फाराडे के लैंग्वेज में देखो तो अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है मतलब दीज आर द डिफरेंट लाइंस ऑफ फ्लक्स, है ना। तो ये कंडक्टर अगर ऐसे मूव कर रहा है नीचे की तरफ तो इट इज एसोसिएटेड विद द सेम लाइंस ऑफ फ्लक्स नो, और इधर जा रहा है तो सेम लाइंस ऑफ फ्लक्स हो गया। समझ में आ रहा है? फ्लक्स तो कट नहीं कर रहा है कि नहीं, अगर ये थीन वायर है तो इन दैट केस हम कहेंगे यहाँ पर आंसर क्या होगा, टर्मिनल ए बी में आपको मिलेगा, आप कहोगे दिस इज इक्विवेलेंट टू ए बैटरी लाइक दिस, सो आंसर हुआ ए बी। क्या बात समझ में आ रहा है? चलिए आखिरी क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं इसके बारे में। सपोज हमारे पास कोई एक कंडक्टिंग ब्लॉक है, हियर इज ए कंडक्टिंग ब्लॉक, ऐसा शेप का कोई कंडक्टिंग ब्लॉक है, यू क्लियरली सी इट। और ये कंडक्टिंग ब्लॉक का कुछ दिया गया है, टर्मिनल्स आपको दिख रहा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा। यू सी द 6 surfaces ऑफ ए कंडक्टिंग ब्लॉक, है ना। अब मैं सारा टर्मिनल को नाम दे देता हूं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। सपोज यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और ये ब्लॉक गिर रहा है ऐसे, तो कंडक्टिंग ब्लॉक है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा नहीं। 6 सरफेस है इसका, मुझे इसको यूज करके एक एलईडी बल्ब ग्लो करवाना है, तो एलईडी बल्ब का दोनों टर्मिनल को सरफेस की 2 सरफेस पे लगाना पड़ेगा। कौन सा दोनों सरफेस पे लगाएंगे तो हमें वो वोल्टेज मिलेगा, वो ईएमएफ मिलेगा। ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड बट अक्रॉस व्हिच 2 सरफेसेस, ऊपर वाला एबीसीडी एंड ईएफजीएच और एडीईएच एंड बीसीजीएफ, कौन से दोनों सरफेस में आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, ईएमएफ मिलेगा। ठीक है, बिफोर दैट आप हाथ घुमा के कर सकते हो, बट थिंक द अदर कांसेप्ट दैट आई टोल्ड, द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बी एंड बी, बी इज इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, बी इज इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, है कि नहीं। इन दोनों को परपेंडिकुलर करके कौन सा लेंथ हो गया, ये लेंथ, है कि नहीं। मतलब चार्जेस जो अक्यूमुलेट होंगे वो ए बी एफ ई एंड डी सी जी एच में होंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यस। सो ईएमएफ कैन बी रियलाइज्ड across the surfaces। कौन सा सरफेसेस है, ए बी ई एफ, ए बी एफ ई एंड ए बी एफ ई एंड सी डी एच जी। क्या ये स्टेटमेंट समझ में आया सबको? तो ऐसे करके आपको मिलेगा क्या, ईएमएफ। तो देखना है कि कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होता है कब, जब कंडक्टर के पास कोई लेंथ है परपेंडिकुलर टू ए द भी एंड बी, क्योंकि जो ईएमएफ इंडक्शन हो रहा है इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द फ्री चार्जेस इनसाइड द कंडक्टर। समझ में आ रहा है? तो अभी फाराडे क्या बोल रहे हैं हम लोग भूल गए, हम अपनी तरीके से देखें कि कंडक्टर मूव करेगा तो ईएमएफ होगा नहीं। तो फाराडे का लॉ का पहला पार्ट समझ में आ गया, व्हेन देयर इज ए चेंज इन फ्लक्स देयर इज ईएमएफ इंड्यूस्ड, क्यों ईएमएफ कहते हैं वो भी समझ में आ गया। अब तीसरा पार्ट है कि द ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स लिंकेज। फाराडे को ऐसे क्यों लगा, चलो हम भी सोचते हैं, ठीक है, फाराडे को ऐसे क्यों लगा और हम भी सोचते हैं कि जो ईएमएफ होगा उसका मैग्नीट्यूड विल बी प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स लिंकेज। पॉइंट नंबर 4 हम देख चुके हैं, नाउ वी गो फॉर पॉइंट नंबर 5। ठीक है भाई, यहां पे हुआ यूं है कि कोई एक कंडक्टर है, अब ऐसा एक कंडक्टर में
मान लो कि ये कोई एक कंडक्टर है, ऐसा शेप का है, और चलो मानते हैं कि ऐसे मूव कर रहा है। तो जैसे ये मूव करेगा, यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इसके ऊपर फोर्स ऊपर की तरफ आएगा, मैग्नेटिक फोर्स, और जो नेगेटिव चार्ज होगा उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ आएगा, है कि नहीं। बी अगर ऐसा है, पॉजिटिव चार्ज ऐसे जा रहा है तो फोर्स ऊपर की तरफ आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स आया ऊपर की तरफ, नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स आया नीचे की तरफ। धीरे धीरे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बैठने लगे और यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस बैठने लगे। एक समय आया, अगला पॉजिटिव चार्ज को जब मैग्नेटिक फोर्स लेके जाने की कोशिश कर रहा था, ये जो पॉजिटिव चार्जेस है उनके चलते एक रिपल्सन फोर्स आया उसके ऊपर, नहीं, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो चुका है, यहाँ पर सब पॉजिटिव, यहाँ पर सब नेगेटिव, नहीं। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड? dv बाई dx। dv कितना है? द EMF। dx क्या है? ये लेंथ। समझ में आ रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस पे लेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया है जो कि नीचे की तरफ हो गया। तो ये पॉजिटिव चार्ज है वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स खींच के ले रहा है। तब उसको एक इलेक्ट्रिक फोर्स रोकने लगा, और ये नेगेटिव चार्ज को जब नीचे लाने लगे, ये इलेक्ट्रॉन्स उसको रिपेल किए, तो इसके ऊपर भी इलेक्ट्रिक फोर्स आया जो इसको रोकने लगा। शुरू में थोड़े थोड़े से चार्ज आए थे, छोटा छोटा सा नहीं, थोड़ा सा चार्ज आया था, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड था, मैग्नेटिक फोर्स वाज स्ट्रांग, खींच के ले गया। लेकिन जैसे जैसे चार्जेस जाने लगे दोनों एंड में, ये चार्ज बढ़ने लगे, एंड चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने लगा, इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ने लगा। एक समय आया जब इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स की बराबर हो गया। अब मैग्नेटिक फोर्स और चार्जेस नहीं ले पाएगा, जितना ईएमएफ होना था हो चुका, और ईएमएफ नहीं बढ़ने वाला, और ये सारा चीज इंस्टेंटेनियसली हो जाता है। समझ में आ रहा है? जैसे ही मूव करने लगा तुरंत चार्जेस मूव कर गए, क्योंकि कंडक्टर देयर इज नो ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। तो फटाक से इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएंगे, और फर्दर जो चार्ज है वो जो जाना चाहता है वो जा नहीं पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रांग हो गया कि उसको रोक दिया। समझ में आया? So if you are moving this conductor with a constant velocity, you find a particular amount of charge here and here are found, and a particular amount of EMF. मुझे EMF बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इधर का चार्ज बढ़ना पड़ेगा, दोनों चार्ज को बढ़ाना है। लेकिन चार्ज बढ़ने के लिए ये सब चार्जेस को इस पॉजिटिव को ऊपर जाना है, नेगेटिव को नीचे आना है। लेकिन कैसे आएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बैलेंस करके रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा फोर्स को, मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस करके रखा है इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर मैग्नेटिक फोर्स को बढ़ा देंगे तो ये चल जाएगा ऊपर। मैग्नेटिक फोर्स को कैसे बढ़ाएंगे? यू नो द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फोर्स क्या था? वो BQV sin थीटा। ना हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज बढ़ा सकते हैं, ना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा सकते हैं, तो हम V को बढ़ा सकते हैं। जितने स्पीड में ले रहे थे थोड़ा ज्यादा स्पीड में लेना शुरू करो। जैसे आप इसको ज्यादा स्पीड में लेना शुरू किए, मोर मैग्नेटिक फोर्स कम्स, मोर इज द मैग्नेटिक फोर्स, मोर आर द चार्जेस accumulating at the two ends, stronger is the EMF। तो बात समझ में आया कि ये धीरे धीरे जाएगा, छोटा EMF होगा, जोर से जाएगा, ज्यादा EMF होगा। इसी को फाराडे अपनी सेकेंड पार्ट ऑफ लॉ में बोले, क्या बोले? द EMF induced is directly proportional to rate of change in flux linkage। अगर ये जल्दी जल्दी जाएगा तो जल्दी जल्दी फ्लक्स कटा हो जाएगा, नहीं, जितने लाइन्स ऑफ फ्लक्स है उसको जल्दी जल्दी कट करेगा। धीरे धीरे जाएगा, धीरे धीरे कट करेगा। जल्दी जल्दी फ्लक्स कट कर रहा है, मतलब रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स लिंकेज इज हाई। धीरे धीरे फ्लक्स कट कर रहा है, मतलब रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स लिंकेज इज लो। सो यू कुड अंडरस्टैंड एंड रियलाइज एंड डिस्कवर that what Faraday is telling is not alien with what our understanding is। हमें जो समझ में आ रहा है कि कंडक्टर जल्दी मूव करेगा तो ज्यादा EMF होगा, फाराडे भी तो वही बोल रहे हैं। सो लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ EMF is proportional to rate of change in flux linkage। अगर वो जल्दी जल्दी मूव करेगा ज्यादा EMF होगा, क्यों? क्योंकि जल्दी जल्दी फ्लक्स लाइन को कट कर रहा है। समझ में आ रहा ना? धीरे धीरे जाएगा तो धीरे धीरे फ्लक्स लाइन को कट करते हुए जाएगा, छोटा सा EMF होगा। जल्दी गया तो ज्यादा EMF होगा। सेम मैग्नेटिक फील्ड में सेम कंडक्टर सेम लेंथ का, जल्दी मूव कर गया ज्यादा EMF, धीरे मूव कर गया कम EMF। आर यू गेटिंग? अगेन इधर को मूव किया तो एक किस्म का पोलैरिटी, उल्टा मूव किया तो उल्टा किस्म की पोलैरिटी। अगर मैं ये कंडक्टर को पकड़ के ऐसे 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 करता हूं तो इसका दोनों पोलैरिटी अल्टरनेट होते रहेंगे, और इसको अगर किसी एक वायर से जोड़ूंगा तो उसके अंदर से अल्टरनेटिंग करंट भी चलेंगे।
क्योंकि कभी करंट ऐसे जा रहा है तो कभी करंट ऐसे आ रहा है। दैट इज ऑल्सो अनदर वे ऑफ डेवलपिंग एन ऑल्टरनेटिंग करंट। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, तो हमें ये समझ में आया कि जब हम इसको मूव करवाते हैं क्या होता है, इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द चार्जेस। ठीक है, तो क्या देखे, व्हेन कंडक्टर moves faster, the rate of change in flux linkage is more, so more EMF is induced. As magnetic force on the free charges, magnetic force क्या था, B Q V sin theta increases, magnitude of EMF increases। क्या बात समझ में आया? जल्दी जल्दी मूव करेगा, ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स, मोर चार्ज एट द टू एंड्स, मोर चार्ज टू एट द टू एंड्स, मोर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ EMF। तो जल्दी जल्दी मूव करेगा को हम अदरवाइज इंटरप्रेट कर सकते हैं, जल्दी जल्दी लाइन्स ऑफ फ्लक्स को कट करेगा तो ज्यादा EMF होगा। दैट इज व्हाट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द लॉ। थर्ड पार्ट ऑफ द लॉ क्या कहता है? थर्ड पार्ट ऑफ द लॉ कहता है कि जैसे जब तक फ्लक्स बदल रहा है तब तक EMF है, the EMF will remain in the conductor as long as there is a change in flux. Suppose you stop the conductor, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स में से कौन सा फोर्स सडनली गायब हो जाएगा? मैग्नेटिक फोर्स इज BQV, V जीरो हो गया तो मैग्नेटिक फोर्स गायब, रह गया कौन? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स इसको ढकेल के इधर ले आएगा, नेगेटिव चार्ज को खींच के उधर ले लेगा, पॉजिटिव चार्ज को इधर ले आएगा, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तुरंत EMF गायब हो गया। समझ में आ रहा है क्या? द मोमेंट कंडक्टर स्टॉप्स, द मैग्नेटिक फोर्स vanishes and EMF becomes zero. So EMF will remain in the conductor as long as the change in flux is taking place. जैसे ही रोक देंगे मैग्नेटिक फोर्स गायब हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स, इधर पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, दोनों में आपस में बड़ा प्यार है और कंडक्टर में कोई अपोजिशन नहीं है, तुरंत दोनों एक दूसरे को मिलेंगे और न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, है कि नहीं? तो क्या मिलेगा इसमें? EMF क्या हो जाएगा? जीरो। दैट इज व्हाट इज द थर्ड पार्ट ऑफ द लॉ। द EMF रिमेन्स इन द कंडक्टर एज लॉन्ग एज देयर इज ए चेंज इन फ्लक्स लिंकेज। द मोमेंट द फ्लक्स लिंकेज डजंट चेंज और द चेंज इन फ्लक्स लिंकेज बिकम जीरो, द EMF रिमेन्स EMF becomes zero। क्या आपको फैराडेस लॉ समझ में आया? Yes. Is it understood? हाँ, फैराडे लॉ को समझने के लिए देखो कितना मेहनत करना पड़ा। अब उसके बाद जाएंगे उसके एप्लीकेशन को देखेंगे कि करके कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हम लोग आज की क्लास को यहीं पे खत्म कर दें तो बढ़िया है। काफी लोग नहीं आए, नेक्स्ट क्लास नया चीज स्टार्ट करेंगे, फिर मिलेंगे अगले क्लास। तब तक के लिए जय हिंद।